हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में डिटेल में बता रखा था स्ट्रक्चर के साथ में। हमने क्या बोला कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं। फिर हमने न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था। हमने क्या बोला कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या, राइबोज शुगर या फिर डिऑक्सी राइबोज शुगर, और क्या बोला हमने, नाइट्रोजनस बेस, और बोला फॉस्फेरिक एसिड का आयन बोला था। ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियोटाइड में ही प्यूरिन्स के बारे में, पिरिमिडिन्स के बारे में अलग से उनके स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर भी हमने देखा। हमने वहां पर यह भी देखा कि डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। उसका हमने आपको नाम लिखना भी सिखाया था। अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं है बल्कि न्यूक्लियोटाइड का क्या है, पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का क्या है, पॉलीमर है। तो इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि कैसे आखिर न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या हो रहा होता है बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा होता है। और हमें पता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, एलिमिनेशन ऑफ H2O। बोले तो पानी को हमें एलिमिनेट करना है। अब जाहिर सी बात है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में रिएक्शन होगा। चलो हम फोटो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का हम फोटो बनाते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि एक 5 एंड होता है जिसपे फॉस्फोरिक आयन होता है, और एक थर्ड एंड होता है नाइट्रोजनस बेस का, जिस पर क्या होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, वहां पर होता है हमारा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। चलो, तो पहले बात तो हम इसको बनाते हैं, फॉस्फोरस को बनाते हैं। यहाँ पर O-, यहाँ पर लगा होता है आपका एक और ऑक्सीजन, फिर नीचे में आपका डबल बॉन्ड, और फिर इधर में लगा होता है एक ऑक्सीजन। इसके साथ में अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा। देखो, मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड के ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, ठीक है। और मैंने एक डायग्राम में भी आपको बताया था कि वो फ्रीली रोटेट करते हैं, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं। मान लो कि यहाँ पर एडेनिन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एडेनिन, एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H, यहाँ पर H या OH, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होता। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर एक H है। अब इस H के नीचे जो OH होता था वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है। क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकलता है। फिर इससे कौन जुड़ा होता है, अगले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट आयन जुड़ा होता है। अगले न्यूक्लियोटाइड का क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट आयन जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर O हो गया, और इस O से फिर क्या जुड़ा होता है, एक CH2। ये CH2 किसका होता है, एक और अलग से न्यूक्लियोटाइड का होता है, एक अलग से न्यूक्लियोटाइड का होता है ये। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर भी क्या होता है, एक H होता है ये, और देखो यहाँ पर भी एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। यहाँ पे H मैंने छोड़ दिया है। मान लो यहाँ पर जुड़ गया है कौन, ग्वानिन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H या OH, फिर से गलती किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और देखो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ का जो OH था वहां से H निकल के अगले फॉस्फेट से जुड़ जाता है, अगले फॉस्फेट से जुड़ जाता है। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है हमें, तुम हटो, ध्यान से देखो, ये हमारा एक क्या है, फॉस्फेट आयन है। फॉस्फेट आयन है जो कि जुड़ा हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड से, और इस न्यूक्लियोटाइड से देखो एक नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ा है, एडेनिन। तो ये जो हम नंबरिंग करते हैं तो ये कौन सा नंबर होता है, 3 नंबर कार्बन होता है। कौन सा नंबर कार्बन होता है बच्चों, 3 नंबर कार्बन होता है। और ये 5 नंबर कार्बन होता है। तो 5 नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, 5 नंबर वाले कार्बन पे प्रेजेंट है हमारा क्या, फॉस्फेट। 5 नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट। और देखो यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, 3 नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट था, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा प्रेजेंट था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहां पर जो OH प्रेजेंट था, इसमें से H क्या हो चुका है, बाहर जा चुका है,
ठीक है। फिर अगला भी जो था यहाँ से भी OH होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ से भी H बाहर जा चुका है, तो 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। तो बन क्या जाता है हमारा, यहाँ का एक ऑक्सीजन हो गया तो बन क्या जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। और ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसी को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो पिछला वीडियो देखा होगा उसको बहुत आसान पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब तक आपको न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है वो आप नहीं समझ सकते हो। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, 5 नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट आयन होता है उससे, और 3 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो दोनों मिल करके बनाते हैं। ठीक है, देखो ये जो फॉस्फेट होता है ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच है, उस फिजियोलॉजिकल पीएच पर ये जो एसिड होता है, कौन, फॉस्फोरिक एसिड, वो पोली अनायंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पोली अनायंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके क्या बना देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज था किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के बेसिस में। देखो जिस अरेंजमेंट में, जिस ऑर्डर में न्यूक्लियोटाइड अरेंज होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, वही डिसाइड करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने, द ऑर्डर इन विच न्यूक्लियोटाइड occur in polynucleotide describes प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या डिस्क्राइब करता है बच्चों, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ये था बेसिक चीजें हमारे किसके बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के बारे में। ध्यान रखना यही है कि 5 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन पे क्या होता है, 5 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन पे क्या होता है। अब बात करते हैं हम एक छोटा सा रूल जिसको हम लोग बोलते हैं चारगाप्स रूल। क्या बोलते हैं, चारगाप्स रूल। चारगाप्स साहब ने क्या किया था कि न्यू पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड को डेवलप किया। किसको, पेपर क्रोमेटोग्राफी को डेवलप किया, और इन्होंने बताया कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन, किसका किसका, एडेनिन और ग्वानिन नहीं, एडेनिन और थायमीन, और ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज बराबर होता है। कैसा परसेंटेज, मोलर परसेंटेज बराबर होता है। क्या होता है, मोलर परसेंटेज बराबर होता है। अगर किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% एडेनिन है तो थायमीन भी कितना होगा, 20%। और जब देखो 20% और 20% मिलकर कितना हो गया, 40%। इसका मतलब कि जी कितना होगा, 30%, और सी भी कितना होगा, 30% हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था क्या, कि ए प्लस जी बराबर, सॉरी टी, ए प्लस टी बराबर क्या होता है, जी प्लस सी। ये कौन सा है, मोलर। फिर इन्होंने क्या बोला कि ए बाई टी बराबर 1 होता है, और जी बाई सी बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। फिर उन्होंने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ ए बराबर परसेंटेज ऑफ टी, परसेंटेज ऑफ जी बराबर परसेंटेज ऑफ सी। तो चारगाव साहब ने सिंपल सा बात बोला कि कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना प्यूरिन का होता है परसेंटेज, मोलर परसेंटेज, उतना ही मोलर परसेंटेज किसका होगा, पिरिमिडीन का होगा। प्यूरिन में भी क्या क्या हमने पढ़ रखा है, एडेनिन पढ़ रखा था, तो एडेनिन का जितना परसेंटेज होगा उतना ही परसेंट किसका होगा, थायमीन का होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।